नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। यानी यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जो कि विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मेंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम WTO के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि WTO में वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है। जो सबसे अंत में या जो सबसे नया सदस्य देश है वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1995 में। WTO की स्थापना होती है 1995 में और 1995 से पहले WTO एक और नाम से कार्य कर रहा था जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी। तो 1995 से पहले ये एक संस्था थी GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रीटी। इसी का नाम 1995 यानी 1995 में बदलकर WTO कर दिया जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है और जो सबसे अंत में शामिल देश है वो है अफगानिस्तान। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अंत में अफगानिस्तान शामिल हुआ या सबसे नया सदस्य देश जो है वो अफगानिस्तान है। अब जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। तो यहाँ दिए गए चारों ऑप्शन में से ईरान जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश नहीं है। इजराइल, गिनी और नार्वे विश्व व्यापार संगठन में शामिल हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो ईरान विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी दूरी पर लगने वाले बल की क्रिया है। या निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से वो कौन सा बल है जो दूरी के कारण प्रभावित होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दूरी से प्रभावित होने वाला बल है। आप कहेंगे कैसे? तो जरा देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है। तो अगर हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल F = G m1 m2 r²। अब यहाँ m1 m2 क्या है जरा देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दो पिंड यानी दो प्लैनेट्स हैं और पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो r है। तो दो पिंडों के बीच या दो ग्रहों के बीच या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती m1 × m2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ से व्युत्क्रमानुपाती का जो साइन है उसे हटाने के लिए हम यहाँ एक G लगाते हैं। इस G को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो G है इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F = G m1 m2 r²। तो यहाँ इस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल किसी दूरी पर लगने वाले बल की क्रिया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दूरी से प्रभावित होता है, दो पिंडों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः हमारा आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व योग दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस 21 जून को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को स्थापित की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेंगे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और अगर कोई आपसे नीति आयोग का नीति का फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बार फिर मेरे साथ रिपीट करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूर्ण रूप है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद होता है
और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय इन दोनों व्यक्तियों यानी फौजी और बदायूनी को जाता है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद फौजी और बदायूनी ने मिलकर किया था और रज्मनामा के नाम से इसका फारसी अनुवाद करते हैं। ये रज्मनामा अकबर के काल में फौजी और बदायूनी जो है वो महाभारत का रज्मनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं। और रज्मनामा का हिंदी अर्थ जो होता है वो युद्ध की कहानी होता है। क्या होता है? तो युद्ध की कहानी, युद्ध की कहानी। रज्मनामा का हिंदी अर्थ जो है वो होगा युद्ध की कहानी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट में स्थित है। डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? तो अगर यहां देखें, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को थार का रेगिस्तान भी कहते हैं, इसी को हम लोग थार रेगिस्तान भी कहते हैं। तो जो सिंधु नदी है वो थार रेगिस्तान के या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिमी भाग में स्थित है। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार रेगिस्तान के पश्चिमी भाग में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर कहां स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले, चित्तौड़गढ़ जिला। तो ध्यान देंगे, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के, चूलिया जलप्रपात राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और एक बात और ध्यान देंगे, चूलिया जलप्रपात के पास ही रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी स्थित है। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में है और यह चूलिया जलप्रपात के पास ही स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा फर्म की विशालतम पेटी कहां अवस्थित है? तो भारत में पवन ऊर्जा फर्म की विशालतम पेटी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा फर्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करने का अनुमान कब लगाया जाता है या कितने समय पर लगाया जाता है? तो भारत में हर 5 वर्षों पर, भारत में हर 5 साल पर गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। और गरीबी रेखा का आकलन करने का यह जो कार्य है वो एक संस्था करती है जिसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर 5 साल पर एक बार, हर 5 साल पर एक बार भारत में गरीबी रेखा के आंकड़े प्रकाशित करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि किसका परिणाम है? उत्खात भूमि यानी बीहड़। जब पानी बहुत तेजी से बहता है तो वो बड़ी बड़ी नालिकाओं का निर्माण करता है, तो उन्हीं नालिकाओं को उत्खात भूमि कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि जो है ना वो अवनालिका अपर्दन का एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि जो है वो अवनालिका अपर्दन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? तो अवनालिका अपर्दन का। अवनालिका अपर्दन क्या होता है? तो मान लीजिए ये एक भूमि का टुकड़ा है और जब नदी कहीं से बहती है तो वो अपने साथ वहां की मिट्टी भी बहा के लेते जाती है। तो इस तरह से वहां बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं। मान लीजिए बाढ़ के मौसम में एक रास्ता इधर से बन गया, एक रास्ता पानी के निकलने का इधर से बन गया, एक रास्ता इधर से बन गया। तो जो ये बहुत सारी नालियां बनी, इसी को हम लोग अवनालिका अपर्दन कहते हैं। नालियों के आकार में मिट्टी का अपर्दन हो जाता है, बहुत सारी नालियां बन जाती हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि किसका परिणाम है? तो मध्य प्रदेश की जो उत्खात भूमि है वो अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। और अवनालिका अपर्दन के कारण ही मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों की निहिरताओं से संबंधित है? ध्यान देंगे, निहिरता एक नेगेटिव वर्ड है। निहिरता का अर्थ होता है डिस्क्वालिफिकेशन। संसद सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद सदस्यों की निहिरताओं या डिस्क्वालिफिकेशन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में है। किसमें है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। कहां स्थित है? पणजी में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है
कि एशियाई शेरों का अंतिम निवास स्थान कौन सा जंगल है। तो अगर एशियाई शेरों का अंतिम निवास स्थान देखा जाए तो वो गिर है। एशियाई शेरों का अंतिम निवास स्थान गिर है। और गिर अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। गिर कहाँ है, तो गुजरात। याद रखने के लिए ध्यान रखेंगे, ग से गिर, ग से गुजरात। तो गिर जो है वो एशियाई शेरों का अंतिम निवास स्थान है, यानी टाइगर रिजर्व है गिर। और गिर टाइगर रिजर्व गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, सांभर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। सांभर झील किस राज्य में स्थित है, तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कुल 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कुल 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र द्वारा सुलझाया जा सके। तो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हम निरंतर उपयोग की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र जो है वो हमें निरंतर उपयोग की समस्या का कोई समाधान नहीं देता है। अगला प्रश्न देखें, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो जरा यहां देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना, तो सीधे चले जाइए ABCD के चौथे लेटर पे डी, यानी DR गाडगिल मॉडल पर। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो चौथी यानी ABCD का चौथा लेटर डी आया, यानी हमारा जो आंसर होगा वो डी वाला होगा, DR गाडगिल मॉडल पर। तो चौथी पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या होता है। जरा इस वर्ड पे ध्यान देंगे, सरकार के कुल व्यय यानी सरकार का कुल खर्चा, सरकार का कुल व्यय यानी सरकार का कुल खर्चा, और उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियां, उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों, यानी उसे जो भी एक साल के अंदर आमदनी हुई उसमें से उधार ली गई रकम को हटाकर जो बचा है उनके बीच का जो अंतर है उसको हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, सरकार को आमदनी कहाँ से होती है, तो विभिन्न तरह के टैक्सेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, GST, इन सबसे सरकार की कुछ आमदनी होती है। उसके बाद सरकार को और पैसों की जरूरत होती है तो सरकार उधार लेती है। तो ये सभी चीजें जो है मिलाकर, उधार ली गई रकम भी मिलाकर सरकार की कुल आमदनी हो गई। अब क्या होता है कि सरकार कुछ खर्चे करती है, तो अब क्या, इस उधार वाली राशि को तो हटा देंगे, जो बाकी सोर्स से जो सरकार की इनकम है वो माइनस कुल खर्च, उधार को हटा के, उधार को नहीं जोड़ रहे हैं, उधार को हटाकर कुल आय माइनस कुल खर्च, कुल आय माइनस कुल खर्च जो है उसी को हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। उसी को हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः उपचार कहा जाता है। तो अपशिष्ट जल के उपचार की प्रक्रिया को ही सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है। अपशिष्ट जल के उपचार प्रक्रिया को सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है, और जहां यह उपचार का कार्य होता है उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। तो अपशिष्ट जल यानी अशुद्ध जल के उपचार की प्रक्रिया को सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है, और जहां यह उपचार की प्रक्रिया होती है उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। तो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में जो आती है उसके तहत भारतीय उद्योगों को 3 श्रेणियों, अनुसूची A, अनुसूची B और अनुसूची C के अंतर्गत शामिल किया गया था। यानी उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। भारतीय उद्योगों को अनुसूची A, अनुसूची B और अनुसूची C के अंतर्गत। अनुसूची A में वैसी कंपनियां थीं जो कि पूरी तरह सरकारी थी। B वैसी कंपनियां थीं जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के सहयोग से बनी थी। और C के अंतर्गत वैसी कंपनियां थी जो निजी क्षेत्रों के लिए क्षेत्र थे, जो निजी क्षेत्रों के लिए खुले हुए थे। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, 1991 से पहले वैसे जो निजी क्षेत्र को प्राप्त उद्योग के लिए जो उद्योग क्षेत्र खुले हुए थे उनमें भी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। तो ध्यान देंगे A, B, C। पहली श्रेणी पूरी तरह सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग,
दूसरी में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के सहयोग से चलने वाले उद्योग, और सी में निजी क्षेत्र के सहयोग से चलने वाले उद्योग। लेकिन इन निजी क्षेत्र से चलने वाले उद्योगों के लिए भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया अनिवार्य थी। लाइसेंसिंग प्रक्रिया अनिवार्य थी। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।